अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने बात की थी ऐड फाइल रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने ये शो फाइल रिकॉर्ड वाला पेज बनाया। इसमें हमने क्या किया था कि अपना ये सारा जितना भी रिकॉर्ड्स, जितने भी डाटाबेस में हमारे पास रिकॉर्ड से डेटा था, उसको हमने इस पेज पे शो करवाया था। ठीक है, इसको दोबारा ज़रा समझ लेते हैं कि इसमें हमने क्या किया था। बेसिकली इसमें सबसे पहले मैंने ये किया है कि एक टेबल बनाया है। ठीक है, उसकी विड्थ रखी है और बॉर्डर रखा है। उसके बाद मैंने एक रो स्टार्ट की है। रो स्टार्ट करने के बाद एक उसमें टेबल हेड बनाया है। टेबल हेडिंग मैंने दी है आईडी के नाम से। सेकंड जो हेडिंग है डेट। थर्ड जो है इंटरनल रिसीविंग और डिपार्टमेंट टाइप। इसी तरीके से मैंने ये सारी हेडिंग्स बना ली हैं। ठीक है, इन हेडिंग्स से क्या हुआ है, इन हेडिंग्स से ये सबसे ऊपर वाली हेडिंग्स बन गई हैं सारी। ठीक है, ये हमारी स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होंगी। नीचे वाला जो डेटा है ये चेंज होता रहेगा, रिकॉर्ड्स कम या ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला जो है हेडिंग्स वाला सेक्शन ये चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से बना लिया। यहाँ पे रो जो है वो एंड हो गई। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये सारे हेडिंग्स बन गई और ये रो वो क्लोज हो गई। उसके बाद हमने वही ट्रेडिशनल अपना काम किया कि हमने डेटाबेस को कनेक्ट करवाया। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। मैंने वहीं से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन आज हम एक और नेकी का काम करेंगे, वो ये है कि इस पूरी जो ये कोड है इसको हम सेपरेट फाइल में सेव करेंगे, ताकि ये बार बार हमें ये सारा हर फाइल में लिखना ना पड़े। ठीक है, तो बहरहाल अब हम कर चुके हैं। मे बी हम इसी से काम चला लें। अगर हमने उस तरह से करना है तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि एक नई फाइल बनाते हैं और उसमें ये सारा कोड जो है इसको मैं कट कर लेता हूँ। कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करता हूँ और इससे मैं स्टार्ट करता हूँ जनाब PHP से, और एंड भी जो है वो PHP से करेंगे। ठीक है, इसको सेव करता हूँ इंक्लूड्स के फोल्डर में, या जहाँ भी आप चाहें इसको कर सकते हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ db.php, database.php। ये हमारी डेटाबेस की फ़ाइल है। इसमें हमने ये बता दिया कि डेटाबेस किस डेटाबेस से कनेक्ट होना है और कौन कौन से यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करने हैं हमने। ठीक है, ये हमने एक बार लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आके इसी फाइल को इंक्लूड करवा लेना है, जैसे कि हम यहाँ हेडर की फ़ाइल को इंक्लूड करवाते थे। ठीक है, यहाँ पे करवा लें या हेड में करवा लें, ये वो हमारी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे इसी के साथ करवा लेता हूँ कि इंक्लूड, यहाँ पे लिखूँगा includes /db.php। ठीक है, असल में मैंने क्या बताया है, मैंने उसे बताया है कि ये जो इंक्लूड वाला फोल्डर है इसके अंदर db.php की फ़ाइल है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने यही किया है कि इंक्लूड कर लो इंक्लूड वाले फोल्डर के अंदर जो db.php की फ़ाइल है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टरी का पाथ दिया है। तो अब ये क्या करेगा कि बार बार मुझे जो कोड लिखना पड़ता था वो एक ही बार इंक्लूड हो जाएगा और मैं इसे अपने पूरे पेज में इस्तेमाल बार बार कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया था, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था, ये इस पेज में भी मेरे पास एक्सेसिबल होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल मेरे पास एक्सेसिबल है, क्योंकि मैंने इस फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। इसका मतलब है कि मैंने वो वाली फ़ाइल, ये बस इसी तरीके से है कि जैसे ये पूरा कोड मैंने यहाँ पे इस फाइल की इस पूरी लाइन की जगह लिख दिया हो। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको भी सेव कर लेते हैं Ctrl+S से, और इसको भी सेव कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे ये मैनुअली कनेक्ट किया था, इसको भी यहाँ से रिमूव करके ऐड फाइल .php की फ़ाइल से रिमूव करके यहाँ भी उसी तरीके से करवा लेते हैं कि इसके शुरू में जाते हैं जहाँ पे हमने ये, ताकि ये सारी जो इंक्लूड वाली फाइल्स हैं वो हमारी सेपरेट रहें, सबसे ऊपर रहें। जब भी हम कोड को पढ़ें तो हमें पता चल जाए कि हम इस पूरी फाइल में, इस पूरे अपनी पेज पे कौन कौन सी फाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं जस्ट इनको एक साथ लिख रहा हूँ, इंक्लूड, और
उसी तरीके से इंक्लूड वाला फोल्डर है, उसके अंदर db.php की फ़ाइल है। वो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको इंक्लूड कर लो इस पेज में। इसको भी सेव करते हैं और इससे भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ भी इसको जब करेंगे ऐड फाइल रिकॉर्ड वाले पेज पे आएंगे, इसको डाटा को दोबारा सेव करेंगे तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो यहाँ से रिमूव किया था कोड वही टॉप पे ला के इसको हमने कॉल कर लिया है। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ है कि रीयूज़ेबिलिटी बढ़ गई है। हम एक बार कोड को लेके बार बार इस्तेमाल अपनी दूसरी फाइल्स में कर सकते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट टाइम हमने उसके बाद क्या किया था कि हमने ये किया था कि मैंने एक वेरिएबल बनाया रन के नाम से, कोई भी आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन कॉल किया, क्यूरी लिखी MySQL आई क्यूरी, और ये कनेक्शन वही मैंने उसको बताया कि हम इस फंक्शन को हम 2 पैरामीटर देते हैं। एक तो बताते हैं कि आपने कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करना है और कौन से यूज़र नेम पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए कौन से डेटाबेस से कनेक्ट होना है। सेकंड, हम उसको पूरी क्यूरी देते हैं। ये क्यूरी हम ऐसे ही लिख लें तब भी ठीक है, अगर इसको पहले किसी वेरिएबल में सेव कर लें और बाद में उस वेरिएबल को यहाँ पे लिखते हैं तब भी ठीक है। जैसे कि हमने इस केस में किया था कि इतनी बड़ी क्यूरी लिखी थी, क्यूरी लिख के उसको इस क्यूरी वाले वेरिएबल में सेव किया था और उस क्यूरी वाले वेरिएबल को यहाँ पे हमने पेस्ट किया था, और बात वही हमारे पास बनी थी कि पहले इस कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए इस क्यूरी को आप एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि ये क्यूरी क्योंकि छोटी है इसलिए मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है, एक अपना वेरिएबल बचा लिया है। ठीक है, तो ये वाला इस्तेमाल होगा कनेक्शन और ये क्यूरी चलेगी। क्यूरी का क्या मतलब है कि सिलेक्ट कर लो ऑल, ये स्टैटिक का मतलब है ऑल। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक नहीं देंगे तो हमें स्पेसिफिक फील्ड्स के या कॉलम्स के नाम देना पड़ेंगे जो डेटाबेस में हैं। कि आप फ़र्ज़ करें अगर मैं चाहूँ कि जी मैंने इस डेटाबेस में से जस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वही लेने हैं, मुझे सारे रिकॉर्ड्स ये लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन वाले स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ही चाहिए। इससे ये होगा कि जो सर्च टाइम है कि कंप्यूटर पहले इनको सर्च कर रहा है, फिर इनको सबको सारे रिकॉर्ड्स को सर्च कर रहा है, उसका टाइम बचेगा। वो क्या करेगा कि जो मुझे चीज़ चाहिए बस वही मुझे ढूंढ के देगा। और मैंने कहा है कि सिलेक्ट, अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं कहूँ कि सिलेक्ट org, ठीक है, फ्रॉम फाइल रिकॉर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा है सिलेक्ट करो सारे रिकॉर्ड कौन से, इस फील्ड से, यानी ऑर्गेनाइजेशन वाली फील्ड से सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करो, फ्रॉम इस टेबल से फाइल रिकॉर्ड वाले टेबल को इस्तेमाल करो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये फाइल रिकॉर्ड वाले टेबल में आएगा और इनमें से वो फील्ड सर्च करेगा कि कौन सी है जी, org ये वाली है, और ये सारे रिकॉर्ड ला के मुझे दे देगा। ठीक है, लेकिन हम इस केस में ये चाहते हैं कि ये जस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें ऑल चाहिए, सब के सब। ठीक है, तो उसके लिए हम ये स्टैटिक लिखते हैं, इसका मतलब है ऑल, कि सिलेक्ट करो सारे के सारे रिकॉर्ड इस टेबल से। इस क्यूरी का बेसिकली ये मतलब है आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, अच्छा, अब ये हुआ कि इस क्यूरी, पूरी जो क्यूरी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस फंक्शन की मदद से इस रन के वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब ये होगा, हमने करना ये है कि हमने एक लूप इस्तेमाल करना है, वाइल लूप हमने इस्तेमाल किया है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास रिकॉर्ड ज़्यादा हैं। ठीक है, रिकॉर्ड ज़्यादा इसलिए हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड्स बढ़ते रहते हैं जब हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं। अभी तो ये तकरीबन 6 या 7 रिकॉर्ड हैं, अगर ये हज़ारों होंगे तो हम उसके लिए इतने सारे वेरिएबल्स तो डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम बेनिफिट लेंगे, ट्रिक इस्तेमाल करेंगे अपना लूप को हम इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि लूप हमें रिपीटेशंस देता है कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है, तो हम इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करके अपने ये सारी रोज़ जो हैं बारी बारी इनको गेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमने ये किया है कि एक ये फंक्शन लिखा है। फंक्शन का मतलब ये है कि MySQL fetch array, इसका मतलब ये है कि MySQL fetch array, ये नाम से ज़ाहिर है कि एक पूरी की पूरी array fetch करो, गेट करो। यहाँ पे हम अगर रो भी लिखें, यहाँ पे एक और फंक्शन है हमारे पास MySQL
फेच रो, तो भी ये बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, ये हमारी मर्ज़ी है कि हम कौन सा इस्तेमाल करें, ये तकरीबन सेम फंक्शन हैं। हमने कहा है माई एस के फेच रो, एक पूरी रो गेट करो, ये वाली एक उसको हमने वेरिएबल दिया है, पैरामीटर पास किया है इस फंक्शन को। हमने ये कहा है कि ये वाली क्यूरी और ये वाली इंफॉर्मेशन सारी यूज़ करते हुए हमारे लिए एक पूरी रो के रिकॉर्ड गेट करो, और वो रिकॉर्ड गेट करके ये रो के वेरिएबल में या एरे में स्टोर कर दो। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। तो क्या करेगा, जब लूप पहली बार चलेगा, यहाँ पे पहली बार चलेगा, तो क्या होगा कि सबसे पहले वो ये आईडी पढ़ेगा, उसके बाद ये इंटरनल रिसीविंग डिपार्टमेंट, उसी तरीके से ये पूरी की पूरी रो जो है, ये इतनी रो जो है, ये जो सिलेक्ट की है मैंने, ये हमारी स्टोर हो जाएगी इस रो की वेरिएबल में, या इस रो की एक्चुअली ये हमारे पास एरे है। ठीक है, इस एरे में ये स्टोर हो जाएगी। अच्छा, जब ये स्टोर हो गई तो हम क्या करेंगे कि ये एरे को उसी वक्त ये नीचे प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि हमने ये पूरी की पूरी पहली रो यहाँ पे प्रिंट करवा ली। उसके बाद ये होगा कि लूप दोबारा चलेगा। ठीक है, सेकंड इटरेशन जब लूप की होगी, दोबारा लूप वापस आएगा, चलेगा, तो दूसरी रो जो है वो गेट होगी, और ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये ओवरराइट हो जाएंगे। पहली जो वैल्यूज स्टोर थी इनमें वो ख़त्म हो जाएंगी और नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। नई वैल्यूज़ आ जाएंगी जो वो इस सेकंड वाली रो की होंगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रो उसी तरीके से ये इतनी सिलेक्ट होगी। ये उसी तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स में स्टोर होगी। स्टोर होके हम उनको भी ऐसे प्रिंट करवा लेंगे। जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये वाली रो ऐसे प्रिंट होगी, और फिर दोबारा लूप वापस आएगा तो नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो उनकी वैल्यूज़ डेटाबेस में से इन वेरिएबल्स में स्टोर होंगी, और फिर उनको हम नीचे प्रिंट करवा रहे हैं बार बार। तो ये इस तरह से लूप चलता रहेगा। हमारे पास अगर हज़ारों लाखों रिकॉर्ड भी होंगे अपने डेटाबेस में, तो एक लूप की मदद से हम उनको यहाँ से गेट करके अपने पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जब ये इस रो में हमारे पास डेटा आ गया, तो हमने क्या किया कि इसी रो को इस्तेमाल करके बताया है कि जनाब आपके अंदर जो आईडी स्टोर है। ठीक है, आईडी ये अब क्या मैंने चीज़ लिखी है, आईडी वो चीज़ लिखी है जो मेरे पास डेटाबेस में ये वाली आईडी है, ये मेरे पास हेडिंग है जो। ठीक है, मैंने इसी क्योंकि इसमें तो जो रो का वेरिएबल है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मुझे कौन से कॉलम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये इंटरनल रिसीविंग की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई मुझे इंटरनल रिसीविंग की इन्फॉर्मेशन ला के दो जो आप में स्टोर है। तो वो उसमें फर्स्ट इटरेशन में ये चीज़ स्टोर होगी इंटरनल रिसीविंग में, सेकंड में ये चीज़ स्टोर होगी, थर्ड इटरेशन में ये चीज़ स्टोर होगी, और इसी तरीके से ये इसकी वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी बार बार जब भी लूप चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक बार सारे वेरिएबल्स ये डिक्लेयर कर लिए अपनी तरफ से। ठीक है, और ये रो में से मैं रिकॉर्ड निकालता गया। एक बार मैंने स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद फिर मैं उसी को इस्तेमाल करता गया बार बार कि भाई रो जी आपके अंदर जो आईडी है वो मुझे निकाल के इस वेरिएबल मेरे में स्टोर कर दो। अच्छा रो जी आप ये करो कि मेरा जो इंटरनल रिसीविंग वाला फील्ड है आप उसमें जो आपके पास जो रिकॉर्ड सेव है वो मेरे इस वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, डिपार्टमेंट का जो आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ी है वो मेरे इस डिपार्टमेंट के वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सारे इन चीज़ों को मैंने गेट किया, गेट करके अपने ये वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। अब मैं इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करूँगा और अपने डाटा को डिस्प्ले करवाऊँगा। मैंने क्या किया कि अब क्योंकि ऊपर मेरे पास ये टेबल चल रहा है तो मैंने एक नेक्स्ट रो जो है वो स्टार्ट की। यहाँ पे मेरे पास PHP का टैग जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि PHP का कोड इतना ही था। नेक्स्ट HTML है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट जो मैंने किया थी एक रो मैंने डिक्लेयर की, उसके अंदर TD बना ली। ठीक है, TD के अंदर जो है इतना मैंने PHP का कोड शुरू करके उसमें मैंने एको करवा दिया। ये जो मेरा पहला वेरिएबल था आईडी वाला, ठीक है, आईडी वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इको करवा दिया, प्रिंट करवा दिया यानी कि। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक नई रो स्टार्ट होगी और डाटा एक जो उसका एक सेल बनेगा उसमें आईडी जो है प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ये आईडी नज़र आ रही है 1। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मुझे मेरे पास सेकंड जो हेडिंग थी वो थी डेट की। अब मुझे डेट प्रिंट करवानी है, तो मैंने क्या किया कि एक और टीडी जो है वो मैंने स्टार्ट की और पीएचपी का कोड उसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए मैंने इको करवा दिया अपना डेट के वेरिएबल को जो मेरे पास यहाँ पे लास्ट था। ठीक है। अब मैंने ये जिस तरतीब से लिए थे, ज़रूरी नहीं कि उसी तरतीब से इसको मैं प्रिंट करूँ, जिस तरतीब से मैं चाहूँ उनको प्रिंट करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वेरिएबल्स में वैल्यू आ गई हुई है, पड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, उसी तरतीब से जिस तरतीब से मेरे पास ये ऊपर हेडिंग्स बनी हुई थी, ठीक है, जो ये मेरे पेज पे स्टोर हो शो हो रही थी, उसी तरतीब से मैंने क्या किया कि इन जो मेरे हैंड में जो वेरिएबल्स हैं उनको मैंने अपने मर्ज़ी से किसी भी तरतीब से उनको मैंने ये सिंपली एक एक करके तो इको करवाता गया, प्रिंट करवाता गया। तो ये अब क्या हुआ, उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरा लूप जो था वो वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये ब्रैकेट थी, और मुझे ये भी चीज़ें रिपीटेडली चाहिए थी, बार बार सेल बने और बार बार ये सेल बने और बार बार ये मेरे पास रिकॉर्ड बढ़ते जाएं। जितने रिकॉर्ड बनते जाएंगे उतनी रोज़ और उतनी टीडीज बनती जाएंगी। ठीक है। तो लिहाजा इनको भी मैंने लूप के अंदर ही रखा और यहाँ पे मैंने लूप को क्लोज कर दिया। ये लूप की क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट जो थी ये लूप की, ये HTML का हिस्सा नहीं है, ये PHP में आती है। क्योंकि ये PHP में कोड स्टार्ट हुआ था, लिहाजा इसको एंड करने के लिए भी मुझे PHP का सहारा लेना पड़ा कि PHP का टैग मैंने स्टार्ट किया, वो ब्रैकेट लगाई और साथ ही मैंने PHP को एंड भी कर दिया और इसका जो था वो मकसद भी पूरा हो गया कि मैंने ये PHP के अंदर ही क्लोज की है। ठीक है। असल में मेरे पास ये 2-3 हिस्से हो गए, यहाँ से PHP स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई, उसके अंदर बाद में HTML का कोड आ गया, जहाँ पे मुझे PHP चाहिए थी प्रिंट करवाना, वहाँ पे मैंने PHP को दोबारा लिख लिया और यहाँ पे लूप का जो एंड था उसको भी मैंने PHP के अंदर ही क्लोज कर दिया। उसके बाद टेबल जो है वो लूप के बाहर, ये याद रखना है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेबल को आपने लूप के बाहर क्लोज करवाना है। अगर अंदर करवाएंगे तो ज़्यादा टेबल बनते जाएंगे, ये आपकी शक्ल सूरत सही नहीं बनेगी। उसके बाद जो सेंटर का टैग मैंने ऊपर शुरू किया था ताकि सारा कंटेंट मेरा सेंटर में आए, उसको मैंने क्लोज़ किया, बॉडी क्लोज़ की और HTML क्लोज़ किया और ये मेरा पूरा पेज मुकम्मल हो गया। और ये हमारे पास जो जो डाटा था वो मेरे पास डिस्प्ले हो गया। अब हम एक टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये हमारे पास काम कर भी रहा है कि जहाँ इसी तरीके से सुनी सुनाई बातें हैं। ऐड फाइल रिकॉर्ड में आएंगे, यहाँ पे आके मैं सरसरी सा कोई भी डाटा एंटर करता हूँ। ठीक है। यूनिकली इसका फाइल नंबर मैं दे देता हूँ जनाब 999। डेट जो है वो आज की रख लेते हैं। सब्जेक्ट जो है उसको मैं कहता हूँ जी समझ लें कि वीयू सब्जेक्ट यूनिक करने के लिए। ठीक है। फाइल का नाम लिख लेता हूँ वीयू फाइल और इसका स्टेटस मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं रिसीविंग कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ और ये हमने लास्ट टाइम जो मैसेज बनाया था कि डाटा सेव हो गया है। अब हम शो फाइल रिकॉर्ड वाले पेज पे आके इसको ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये जो हमने डाटा सेव किया है क्या वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। इसको क्लिक करें तो ये मेरे पास सबसे लास्ट रिकॉर्ड जो था, पहले मेरे पास 7 रिकॉर्ड थे 7 ID तक, अब 8th रिकॉर्ड जो मेरे पास आया है उसमें जो मैंने अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन एंटर की है वो ये है 999 वीयू फाइल वाली और वीयू सब्जेक्ट वाला। ठीक है। इसी तरीके से जो लोग यूज़र्स ये रिकॉर्ड ये फॉर्म फिल करते जाएंगे, इस फॉर्म को भरते जाएंगे, हमारे पास रिकॉर्ड अपना ये डाटाबेस में आते जाएंगे। ठीक है। डाटाबेस में ये चीज़ें आती जाएंगी और डाटाबेस से हम वही चीज़ें अपने इस पेज पे रिव्यू करते जाएंगे, अपना शो करवाते जाएंगे। ठीक है। अब क्या हुआ है, अब हमें बेनिफिट ये हो गया है कि पहले हम डाटा देखने के लिए अपना डाटाबेस का सहारा लेते थे, डाटाबेस के अंदर जाके इस चीज़ को देखते थे।
अब क्या हो गया कि अब हमें डाटाबेस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से फाइल अपना एप्लीकेशन से ही, फ्रंट एंड से ही फाइल को सबमिट करते हैं और वहीं पे उसका रिकॉर्ड हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब हमें डेटाबेस में जाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन का मकसद ही यही होता है कि आपको डेटाबेस में जाने की ज़रूरत ना हो। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसको हम ज़्यादा अलो नहीं करते कि बार बार हम डेटाबेस में जाके झांकें। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने एक एक्शन वाला जो सेक्शन बनाया हुआ है, इसमें हमने अपना डिलीट का बटन बनाना है। ठीक है, और हम एक यहाँ पे हमें एक और सेल चाहिए जहाँ पे हम मार्क एज रिसीव का बटन बनाएंगे। वो किस लिए होगा? वो इसलिए होगा कि ये पेज जो है ये फ़र्ज़ करें एडमिन को नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये रिकॉर्ड है थर्ड आईडी वाला, ठीक है, यानी कि सेकंड रिकॉर्ड है। अब अगर ये फाइल का स्टेटस अभी पेंडिंग जा रहा है, पेंडिंग जा रहा है, अब एडमिन चाहता है कि जी बिल्कुल ये मैंने फ़ाइल चेक कर ली है, मुझे चीज़ ये फ़ाइल रिसीव हो गई है, इसका मुझे रिकॉर्ड सेव हो गया, मैंने चेक कर लिया है। अब चाहता हूँ मैं ये हूँ कि इस फाइल का स्टेटस मैं चेंज करके रिसीव कर दूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कोई बटन हो ताकि मैं उसको क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली इसका स्टेटस पेंडिंग से रिसीव्ड में चेंज हो जाए। ठीक है, तो जब भी लोग देखेंगे तो उनको ये रियलाइज हो जाएगा कि जी हमारी फ़ाइल एडमिन साहब को मौसूल हो गई है। ये बिल्कुल VULMS वाला चक्कर है कि जब हम कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं, अपनी असाइनमेंट बना के अपलोड करते हैं, तो उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग रहता है या अनचेक्ड रहता है। जब हमारे टीचर उस फाइल को चेक कर लेते हैं, असाइनमेंट को चेक कर लेते हैं, वो या तो उसको अपलोड कर देते हैं मार्क एज रिसीव्ड करके, कि या उसको मार्क ही कर लेते हैं कि जी ये मार्क हो गई है आपकी, इसको नंबर लग गए हैं, हमने चेक कर लिया है। और बाज़ टाइम क्या करते हैं कि वो हमारी जो मार्क्ड फाइल है चेक करके नंबर लगा के वो साथ में असाइनमेंट भी अपलोड कर देते हैं आपकी करेक्शन के लिए, कि आप देख लें कि आपके कौन कौन से सवालात गलत थे। तो ये भी बिल्कुल उसी का थोड़ा सा हिस्सा है, उसी तरीके से हमने थोड़ा सा उसको उसी को फॉलो करना है कि जैसे वो फाइल को चेक करके स्टेटस चेंज हो जाता है, इसी तरीके से हमने ये करना है कि असल में ये गेम यही है कि हमने स्टेटस को चेंज करना है। ये रिकॉर्ड जो हैं ये आम जो फाइल्स के रिकॉर्ड हैं, ये आम यूज़र को भी नज़र आ रहे होंगे। वो क्या करेगा आम यूज़र, अपना यहाँ से उसके पास ये इंटरफेस होगा, वो अपनी ये फ़ाइल जमा करवाएगा, जमा करवा के वो चेक करता रहेगा जनाब मैंने ये 4 दिन हो गए हैं फ़ाइल जमा करवाई है, लेकिन अभी तक इसका स्टेटस पेंडिंग है, अभी तक मेरे ख्याल से उन्होंने इसको चेक नहीं किया। जब चेक करेंगे तो इसका स्टेटस ये रिसीव्ड नज़र आएगा। ठीक है, चेक हो जाएगा, तो उसको तसल्ली हो जाएगी कि जनाब मेरी फ़ाइल सक्सेसफुली उनको मिल गई है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक और सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम मार्क एज रिसीव्ड का बटन बनाएंगे। ठीक है, और इसमें डिलीट का भी बटन बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।